हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता है कि ये चैप्टर प्लानिंग के बाद ही क्यों रखा गया? कोई जवाब है इसका? सबसे पहले क्या होता है? मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। और प्लानिंग के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा कौन सा गोल है, हमें उसे किस तरह से अचीव करना है, बस यही प्लानिंग होती है। हाँ या ना? और याद करो, प्लानिंग के भी अपने क्या थे? कुछ स्टेप्स थे, जिसको हमने कहा था प्लानिंग के प्रोसेस या स्टेप्स, जो कि हमेशा सीक्वेंस में ही लिखे जाते हैं। प्लानिंग के एग्जैक्टली बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। आप पहले मुझे बताओ, ये जो ताम झाम लिखा हुआ है ना, ये सब बात की बातें हैं। पहले ये बताओ कि एक आम आदमी की भाषा में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता होगा? ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको अपने स्कूल के लिए 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त जब आएगा तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा 15 अगस्त को, वो आपको ऑर्गेनाइज करना है। क्या बोला? ऑर्गेनाइज करना है। 15 अगस्त को फंक्शन होगा, ये प्लानिंग है, ये गोल है, सेट हो गया। लेकिन अब वो पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, जो कि एक अलग फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग के अंदर क्या था? वी हैव टू सेलिब्रेट 15th ऑफ अगस्त, और हमें उस दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन करना, ये गोल तय हो गया। और गोल हमेशा कहां तय होता है? प्लानिंग के अंदर। अब आपको एक काम दिया गया कि एंटायर फंक्शन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यू। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? आपसे बात क्या की जा रही है? आपसे मांग क्या हो रही है? ये बताओ। आपको पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, इसका मतलब अब आपको सबसे पहले यह बात जाननी होगी कि फंक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स किए जाएंगे, है ना। चलो, हमने पहला लिखा स्पीच होगी, फिर एक ड्रामा होगा, फिर हम सॉन्ग गाएंगे देशभक्ति का, नहीं है ऐसा? फिर लास्ट में आते आते प्रिंसिपल मैम की एक बहुत अच्छी सी स्पीच की जाएगी, और लास्ट में हम नेशनल एंथम गाएंगे। फिर उसके बाद मतलब इन कामों के सबसे पहले हम एक काम कौन सा करेंगे? झंडा लहराएंगे। आपने ध्यान दिया? आपने क्या किया? क्या किया आपने? आपने सारे के सारे वर्क जो आपको उसमें करने हैं, आपने उसे आइडेंटिफाई किया। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। चेयर कितनी रखी जाएंगी, कहां कहां रखी जाएंगी, नहीं है? स्पीकर कहां रखे जाएंगे, माइक कैसे रखा जाएगा, कॉर्डलेस होगा या फिर क्या नाम है आपका, वायरलेस जो होता है वो होगा, या फिर जो स्टैंड वाला होता है उसको लाके रखेंगे। हाँ या ना? है ना? क्या स्ट्रेंथ आने वाली है, कितने लोग बैठेंगे, गेस्ट का वेलकम कैसे होगा, नहीं है? आपने बात गौर करी? मैंने इस पूरी बातचीत के अंदर कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि स्पीच कौन बोलेगा, सफाई कौन करेगा, टेंट कौन बांधेगा, फ्लैग होस्टिंग कौन करेगा, फ्लैग को बांधेगा कौन। बात करी किसी आदमी की बात? इसका मतलब साफ है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सिर्फ वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें प्लानिंग के हिसाब से जो काम करने हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बताओ शॉर्ट में मैंने क्या बोला। देखो यहां लिखा भी है मीनिंग, आप अगर इसको देख पा रहे हैं, क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये भी क्या है? प्रोसेस। इसका मतलब कि आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर इसके भी क्या आने वाले हैं? स्टेप्स आने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। पिन पॉइंट, थोड़ा ध्यान देंगे। आपने जो ऊपर प्लानिंग करी होगी, सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का आपने कौन सा करा होगा? आपने प्लानिंग करी होगी। और प्लानिंग को इनिशिएट, उसको स्टार्ट कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग करता है। बिना ऑर्गेनाइजिंग के आपके प्लान को एग्जीक्यूट किया जा नहीं सकता है। हाँ या ना? हम प्लान बना के बैठ गए कि 15 अगस्त को वी हैव टू सेलिब्रेट, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज ना करें एक्टिविटीज को, अगर हम क्लासिफाई ना करें कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना वो गोल अचीव कर पाओगे। आप इफेक्टिवली अपना 15 अगस्त आप जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आइए पढ़ेंगे फिर से। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग क्या? जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। कौन करेगा इसका जिक्र नहीं हो रहा है। हम क्लियर कर रहे हैं किस बात को? कि हमें वो काम करने के लिए कौन कौन से, जॉब मींस एक्टिविटीज,
और वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अभी किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। एंड आके लिखा है इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माइक, स्पीकर, चेयर्स, लाइटनिंग्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज। इन्हीं का इस्तेमाल करके आप क्या करने वाले हो, 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले हो, नहीं है? माइक होगा तो क्या तुम्हारा फंक्शन हो पाएगा? अगर टेंट नहीं लगा होगा, बारिश आ गई तो क्या, आप कहां जाओगे? स्पीकर क्या है, चेयर क्या है, ये सब फ्लैग, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको ये तय करना है कि हमें इस रिसोर्सेज को किस तरह से कंबाइन करना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। बात समझ आ रही है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बिना प्लानिंग क्या है? अधूरी है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। बात समझ आ रही है? क्योंकि प्लानिंग को एग्जीक्यूट ही करने वाला कौन है? ऑर्गेनाइजिंग है। अच्छा, स्पीच कौन बोलेगा, होस्टिंग कौन करेगा, एंकर जो होगा वो कौन बनेगा, डांस कौन करेगा, ये सब किसकी बात कर रहा हूं? इंसानों की बात कर रहा हूं। इसके लिए अलग चैप्टर बना है, स्टाफिंग, जो एग्जैक्टली इसके बाद आएगा। पहले स्टाफिंग नहीं होती है, हाँ तू आ जा, अभी हम तय करते हैं कि तुझसे हम कौन सा काम करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, 15 अगस्त को कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है? रैंडमली किसी ने भी अपना हाथ उठा दिया, हाँ तुम बाहर निकलो, तुम डांस करोगे, तुम बाहर निकलो, तुम ये बोलोगे, ऐसा नहीं होता यार। पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमें एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है। पहले हमें एक बहुत अच्छी स्पीच बोलनी है, फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके पहले क्या होगा, फ्लैग को होस्ट किया जाएगा, है ना, स्पीच होगा, फिर ड्रामा होगा, प्ले होगा, फिर उसके बाद लास्ट में आते आते प्रिंसिपल मैम एक बहुत अच्छी स्पीच देंगी, उसके बाद लास्ट में ऐसा होगा वैसा होगा। पहले एक्टिविटीज हो रही हैं, क्लियर तो होगी करना क्या है। बस में आ रही है। अब आप ये चूज करोगे कि हाँ एक इसमें पार्ट किसका भी है, ड्रामे का भी है। अब देखते हैं कि ड्रामे के लिए कौन सा बंदा सही रहेगा, किसकी एक्टिंग अच्छी है। सॉन्ग के लिए किसको रखा जाए, पहले एक्टिविटी को तय करोगे, उसके बाद काम सौंपोगे ना, या पहले आदमी रख लोगे? 10 लोग आ गए, चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्लियर हो रहा है? तो कंपनीज के अंदर भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लासिफाई द एक्टिविटीज। क्या बोला? पहले क्लासिफाई करो एक्टिविटी, काम करने कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद आदमियों को, लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करो। वो किस में आएगा? स्टाफिंग में आएगा। क्लियर है? तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपने ये काम नहीं करा तो सर आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे। क्या करोगे? ऑप्टिमम यूज नहीं करोगे, वेस्ट करोगे। नहीं है? राजू तू पूरा माइक का देख, पूरा माइक संभाल। क्या तुमने पूछा कि उसे माइक संभालना? लेकिन तू करेगा, सही है ये? पहले काम देखो करने कौन से हैं, फिर उसके हिसाब से कॉम्पिटेंट पर्सन देखो। हम स्टाफिंग के अंदर क्या सीखने वाले कि अगर सेल्स वाला काम है, सेल्स एक एक्टिविटी है, सेल्स वाला काम है, तो हमें बंदा भी वो चाहिए जो सेल्स में क्या हो, एक्सपर्ट हो। पहले आदमी रख लेंगे, फिर तय करेंगे अच्छा सेल भी है, परचेज भी है, एचआर भी है, फाइनेंस भी है। तुम एक काम करो, फाइनेंस में चले जाओ। क्या पता कि उसको फाइनेंस में काम करना ना आता हो, तो पहले क्या होती है हमेशा? ऑर्गेनाइजिंग। पहले एक्टिविटी तो देखो कि करनी कौन कौन सी है, फिर उसके हिसाब से आदमियों को रखो कि बेस्ट कौन रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है। अब आता है स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और एक आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इसके मात्र 4 स्टेप ही हैं। प्लानिंग के अंदर कितने थे? 7 या 8? प्लानिंग के अंदर कितने स्टेप थे, कुछ याद है? 8 थे। आखिरी वाला क्या था बताना एक बार, लास्ट वाला स्टेप क्या था, कुछ याद है? फॉलो अप एक्शन। उसके पहले क्या था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। उसके पहले क्या था? पक्का यही था? हाँ, तो आपको सीधे उल्टे दाएं बाएं हर तरह से आना चाहिए, और स्टेप इसके अंदर भी आपके सामने आ सकते हैं। आगे बढ़े, क्या पढ़ने वाले हम? स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जरा पढ़ना। पहला काम ऑर्गेनाइजिंग में तुम क्या करोगे?
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, मतलब क्या है इसका? ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिविटीज को, काम को आइडेंटिफाई तो करो, डिवाइड तो हम बाद में करेंगे। क्या बोला? पहले आइडेंटिफाई तो करो कि हमें काम, एक्टिविटीज हमें करनी कौन कौन सी है। हाँ या ना? एग्जांपल दे दूं? चलो, मैंने कंपनी खोली। क्या खोली? हम क्या बेचते हैं बना के? हैंकी, रुमाल। हम हैंकी रुमाल बेचते हैं बना के। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने एक्टिविटीज के नाम ले दिए आपके सामने? हम रुमाल बना के बेचते हैं। हम पहले हैंकी को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली एक्टिविटी कौन सी आई सामने? प्रोडक्शन। नहीं, बनाओगे बाद में, पहले क्या करोगे? इसके लिए कच्चा माल मार्केट से खरीदोगे, परचेज। पहले परचेज, प्रोडक्शन, बेचते हैं, सेल। वी हैव 3 एक्टिविटीज जो हमने आइडेंटिफाई कर ली। हाँ या ना? पहले क्या किया? पहले काम हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पास करने के लिए काम कौन कौन से। अच्छा, परचेज करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट। नाउ वी हैव 4 एक्टिविटीज। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सॉरी, नॉट डिपार्टमेंट, वर्क। कौन सा बोला? फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। वी हैव 4 एक्टिविटीज नाउ। बात समझ आ रही है? हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये साथ में लिखा है, तो एक ही होगा। एक ही है, लिखा तो साथ में ही है, तो एक है। आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई मैंने क्या किया था? सर फाइनेंस का एक्टिविटी करना है, दूसरा परचेज करना है, तीसरा प्रोडक्शन करना है, चौथा सेल्स करना। बात समझ आ रही है? ये हमने पहले अपने वर्क को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्टिविटीज हमें कौन कौन सी करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या करोगे? अब ये क्या है? सेल्स से जुड़े सारे काम सेल्स में, परचेज से जुड़े सारे काम परचेज में, एचआर से जुड़े सारे काम एचआर। हाँ या ना? सिर्फ आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग से सेगमेंट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स से जुड़े सारे काम किस में होने चाहिए? सेल्स के अंदर। कोई अगर आदमी आता है सेल्समैन की जॉब के लिए, तो कहां रखा जाएगा उसको? अंडर द सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ या ना? जरा पढ़ना के लिखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन। मतलब क्या हुआ? जो ऊपर तुमने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया था, अब उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ। क्या बोला? डिपार्टमेंट बनाओ। सेल्स के लिए क्या बनेगा? सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और क्या था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नहीं है? हर एक्टिविटी के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जवाब दो, क्यों? हर एक्टिविटी के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दें, इतना खर्चा कर दें, क्यों? याद नहीं आ रहा? डिपार्टमेंट के बनने से क्या होगा? डिपार्टमेंट के बनने से क्या होगा? डिपार्टमेंट के बनने से, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी मम्मी हाउसवाइफ है या जॉब करती है? हाउसवाइफ है। पापा जॉब करते हैं। जो खाने का डिपार्टमेंट है घर में, वो कौन संभालता है? उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? मम्मी का एक अलग से क्या है? डिपार्टमेंट है, घर संभालना, खाना बनाना। पापा का डिपार्टमेंट क्या है? पैसा कमाना। यही तो है। डिपार्टमेंट क्यों बनाए, क्यों रखे इनके अलग अलग डिपार्टमेंट? इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? चीजों को, हाँ, लोड कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पापा को बोल के देखो एक बार के लिए, पापा खाना आप बनाओ। बना पाएंगे? आता होगा शायद, ना बना पाए तब भी, क्योंकि टच में नहीं है। तो डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि हर एक आदमी को उसके काम के हिसाब से एक सेपरेट डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स करना, ताकि वो लंबे टाइम तक उसके अंदर काम करता रहे। हाँ या ना? मुझसे किसी ने पूछ लिया इस कंपनी में काम करते हो? मैंने कहा हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में? तो क्या बताऊंगा? वहां तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, जब चाहे जहां मर्जी हमको भेज देते हैं। कैसा बोलूंगा? क्या बोलूंगा? आई वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट, आई एम अ सेल्समैन। तो जाहिर सी बात है कि मैं कहां काम करता हूंगा? सेल्स डिपार्टमेंट में। मेरा काम अकाउंट्स को मेंटेन करने का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो गया। हाँ या ना? चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान रहता है फिर, नहीं है?
बोलते नहीं है, हेलो सर मैंने आपकी कंपनी से फोन लिया था, काम नहीं कर रहा है, क्या करें? वहां से बोलता है कि सर थैंक यू आपके मैसेज के लिए, लेकिन इंक्वायरी का डिपार्टमेंट ये नहीं है। नहीं बोलते कभी कभी ऐसा? इंक्वायरी का डिपार्टमेंट ये नहीं है, आप इस नंबर पे डायल करिए तो आपको वो सारे के सारे समस्याएं आपकी हल करेगी। उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है वो। एक मेरे साथ तो एक बार नहीं कितनी बार हुआ है, मैंने कई बार कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर दिया, उसने बोला वो स्टार दवाएं, ये दवाएं, वन हिंदी के लिए ये दवाएं, इंग्लिश के लिए ये दवाएं, फारसी के लिए ये दवाएं, दवा दिया मैंने। फिर एक एग्जीक्यूटिव वहां पे कॉल, हाँ सर आइडिया में वीआई में आपका स्वागत है, बताइए आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा सर मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, ऐसी ऐसी बात है। उसने बोला कि सर आपने गलत डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया है, नंबर 2 पे कॉल करिएगा। मैंने कहा भैया लफड़ा क्या है? इसका मतलब है इंक्वायरी से जुड़ी कोई भी चीज वो डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करता, एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है उसके लिए। आपको इंक्वायरी करनी है तो उसमें कॉल करो, हाँ है ना? तो हर चीज का एक अलग डिपार्टमेंट का होना, चीजों को ट्रेस करना फिर काफी आसान होता है। गलती सेल्स वालों की है, गलती सेल्स डिपार्टमेंट की है, हाँ है ना? गलती परचेज वालों की है, गलती परचेज डिपार्टमेंट की है। इसका मतलब पकड़ो कौन है उसका हेड कौन है। समझ आ गया? नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? ये क्या है? अच्छा, हमने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, हर एक एक्टिविटी का सेपरेट डिपार्टमेंट भी हमने मेंटेन कर लिया। अब क्या करने वाले हम? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब क्या है इसका? अब हम सबके हेड तय करेंगे, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट हेड होना चाहिए। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? सेल्स मैनेजर। अपॉइंट नहीं किया, अभी पोस्ट को तय करा है कि ये ड्यूटी पूरी सेल की कौन देखेगा? सेल्स मैनेजर। परचेज का परचेज मैनेजर, एचआर का एचआर मैनेजर, है ना? अभी तुम बोलोगे सर आप तो कहते हैं कि पूरे चैप्टर में हम किसी इंसान की बात नहीं करेंगे, तो मैंने इंसान की बात कहां करी? मैंने तो पोस्ट की बात करी है। अभी किसको रखेंगे उसकी बात नहीं करी है कि सेल्स मैनेजर कौन बनेगा, उसका जिक्र नहीं किया मैंने ये बात बोली कि सेल्स की ड्यूटी कौन संभालेगा? सेल्स मैनेजर। कंपनी का अगर सेल्स डाउन जा रहा है कौन गालियां खाएगा? सेल्स मैनेजर। परचेज वाला रॉ मटेरियल गलत टाइप का परचेज कर रहा है, कौन गालियां खाएगा? परचेज मैनेजर। बोलो हाँ है ना? सबको ड्यूटीज देनी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का कौन हेड बनेगा। क्लियर है? लास्ट, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा? क्या बोला? हर सेल्समैन किसको रिपोर्ट करेगा? सेल्स मैनेजर को। अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला किसको रिपोर्ट करेगा? फाइनेंस मैनेजर को। नहीं है? क्लर्क हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, जो भी उस डिपार्टमेंट का है वो किसको रिपोर्ट करेगा? अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करेगा। और आपको ये चीज जाननी है कि पूरे अब तक इस टॉपिक के अंदर मैंने कहीं पर भी किसी व्यक्ति की बात नहीं करी है। नॉट इवन ए सिंगल पर्सन कि एक्स नाम का आदमी है जो सेल्स मैनेजर बन सकता है। नहीं, उसका जिक्र हम कहां करने वाले? हम स्टाफिंग में करेंगे। वो चैप्टर इसीलिए एग्जैक्टली इसके बाद रखा गया है कि पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, उसे क्लासिफाई करो, हर एक एक्टिविटी का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ, नहीं है? उसके बाद तय करो कि ये काम कौन करेगा। डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम चीजों को ऑर्गेनाइज क्यों करें? पढ़ोगे क्या लिखा है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये रब हो गया। क्या था ये? सेकंड और थर्ड क्या था? बोलो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साफ दिखाई पड़ रहा है? और कुछ और भी हुआ है रब शायद। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ, ध्यान से देखिए, बताना क्या लिखा? पढ़ो। ऑर्गेनाइजिंग करना इसलिए क्या है? जरूरी है क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन का फिर बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलेगा? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो सर? आपने हर एक्टिविटी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेट कर दिया है। अब हर एक आदमी सिर्फ अपने अपने
डिपार्टमेंट में काम करेगा तो डिपार्टमेंट में काम करते करते क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। और स्पेशलिस्ट आदमी हमेशा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं यूटिलाइज करता है। और एक्सपर्ट होगा, स्पेशलाइज्ड होगा तो कॉस्ट भी कम लगाएगा, टाइम भी कम लगाएगा। नहीं है, यही तो लिखा मैंने, बेनिफिट्स ऑफ क्या, स्पेशलाइजेशन। कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ जी, मैंगो शेक। ठीक है, अब अभी आगे बढ़े। नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? ये क्या है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सर आपने सबके डिपार्टमेंट्स बांट दिए थे, अब हर एक आदमी अपने 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 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहा होगा, तो किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि सेल्समैन हमेशा सेल्स मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा, तो उसके दिमाग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। मैं किसको रिपोर्ट करूं, परचेज इधर आ, नहीं, अबे तू सेल्स वाला है तो तू कहां जाएगा, तुम्हें ऑर्डर कौन देगा, और तुम उसी के लिए क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल भी होगे। अगर एक सेल्समैन है तो उसको परचेज मैनेजर कमांड नहीं कर सकता, और अगर उसने कमांड किया तो सेल्समैन उसको क्या बोल सकता है, सॉरी सर, दिस इज नॉट योर डिपार्टमेंट एंड यू आर नॉट माई हेड। मेरा हेड कौन है? सेल्स मैनेजर है, मैं उसकी बात मानूंगा, आप प्लीज अपना डिपार्टमेंट देखिए, बोल सकता है वो। क्योंकि पहली बात ये गलती उसकी है, गलती किसकी है? परचेज मैनेजर की गलती है कि उसको ऑर्डर क्यों दे रहा है वो, क्योंकि उनके बीच में देयर इज नो वर्किंग रिलेशनशिप। सेल्समैन और कौन है? परचेज मैनेजर, उनके बीच में कोई काम का रिश्ता नहीं है। बात समझ आ रही है? परचेज वाले को क्या पता कि सामान कैसे बिकता है, उसे क्या पता, उसे खाली एक काम करना आता है, क्या, मार्केट से अच्छे दामों पे कम कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, बस उसमें एक्सपर्ट होगा वो। लेकिन सेल्स वाले काम में एक्सपर्ट कौन है? सेल्समैन है, और रिपोर्टिंग भी उसे कहां करनी पड़ेगी? सेल्स मैनेजर। डांट भी उसी की खाएगा वो। क्या तुमको टीचर क्लास के अंदर डांट सकता है? जो तुम्हारे साथ बच्चा बैठा है क्या वो डांट सकता है? उसने तुम्हें अगर कुछ उल्टा बोला ना तो तुम उसको ए से लेके जेड तक इतनी गंदी गंदी गालियां सुनाओगे कि वो जान जाएगा कि अच्छा गालियां ए से लेके जेड तक होती हैं। क्यों? लेकिन जब टीचर बोल रहा है तो आप उसकी डांट खा रहे हो, लेकिन जब आपकी ही एज का बच्चा बोल रहा है, आपको कुछ उल्टा बोलता है तो आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है बताना जरा? क्योंकि टीचर और आपके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप है। आपको पता है ये डांटने का अधिकार है इसके पास, लेकिन दोस्त अधिकार तो मेरे साथ ही बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की फालतू? और अगर टीचर कुछ बोल देगा, डांटेगा, मार भी देगा तो खा लोगे चुपचाप। क्यों? क्योंकि वो करने की उसके पास अथॉरिटी है। कभी एक बार ट्राई करना इसको बोल के कि जो मैं काम दे रहा हूं कल लाना करके, उसके बाद देखना तुम्हारे घर तक बात पहुंचेगी कि अभिषेक नाम का एक बहुत ही अच्छा इंसान था, ही विल बी गॉन, खत्म हो जाएगा ये हमेशा हमेशा के लिए। देखो कितना हंस रहा है वो अपनी मौत के ऊपर, तो कितना हंस रहा है वो। हाँ हाँ, चलो चलो, कोई नहीं, बाहर जाके मारना है इसको, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगला बताना क्या लिखा है। ये तो पढ़ लिया हमने पहले ही कि अगर बंदा अपनी फील्ड में क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट, तो वो रिसोर्सेस का अच्छे से यूज करके देगा, मैनेजमेंट को वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि उसे अपने डिपार्टमेंट में लंबे टाइम तक काम करने दिया जाए, फ्रीक्वेंटली उसकी जगह चेंज ना की जाए। ये किसने कहा था? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, है ना, बेवकूफ हेनरी फ्योल ने कहा था। अब्राहम लिंकन कहां से आ गया? तुमने क्या बोला था? अब्राहम लिंकन, इसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन। चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इतना कहां से सीख सीख के आते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? अडेप्टेशन टू चेंज। मतलब अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर रखी है तो नई नई चीजों को अडॉप्ट करना आपके लिए काफी आसान होगा। आपके एम्प्लॉइज आसानी से चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में क्या है? स्पेशलाइज्ड है। काम उसे
आता है करना, तो कोई भी नया चेंज आएगा तो उसे वो अडॉप्ट कर सकता है, हाँ है ना, क्योंकि उसको 100% अपना काम आता है, तो कुछ भी नया चीज आएगी तो उसे वो सीखने में डरेगा नहीं, हाँ है ना। एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक सीए है, कौन है, सीए, उसको इनकम टैक्स के बारे में पूरी क्या है, नॉलेज है, उसको पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, याद है, कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, क्लियर हो गया। और एक आप हो जिसने अभी नया नया अपना 12th पास करा है और आपको इनकम टैक्स के बारे में कोई नॉलेज कुछ नहीं आता, आपको मार्केट में कोई इनकम टैक्स को लेके नया चेंज गवर्नमेंट लेके आती है, क्या बोला, इनकम टैक्स एक्ट में कोई नया चेंज लेकर आती है, बताओ जल्दी एडॉप्ट करना उस चेंज को आसान किसके लिए होगा, एक सीए के लिए या आपके लिए, क्यों सीए के लिए, क्यों, उसे पहले से ही आता है, वो तो एक्सपर्ट है अपने काम के अंदर, उसे बस एक नई चीज और सीखनी पड़ेगी बस। आपको तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट पहले सीखोगे, उसके बाद कहीं जाके उस नए चेंज को समझ पाओगे। वैसे यहीं पर है कि अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका सारा मैन पावर अपने काम में क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा, तो मार्केट में कोई भी नया चेंज आएगा तो उसके लिए उसे अडॉप्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसे काम करना पहले से ही आता है। एक नई चीज अगर मार्केट में आ गई तो उसको सीखने में उसे कोई हर्ज है ही नहीं, बस में आ रही। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ना क्या लिखा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या मतलब है इसका, अरे यार इसमें इतना सोचते क्या हो, अगर तुम्हें पहला वाला पॉइंट क्लियर है तो ये सारे आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। और ध्यान दिया आपने, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंस इसको देख के बताए हैं। अब ये बताओ, अगर स्पेशलिस्ट काम करते हैं आपके नीचे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, सबको ये बात मालूम है कि हम किसको ऑर्डर देंगे, हम किसके काम के अंदर हम जो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सब क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन करेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, जब तुरंत आप होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करना जानते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंशन होना तय है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दोनों हो जाएगी। एक्सपेंड मीन्स एक से ज्यादा जगह पे अपनी ब्रांचेस, अपना बिजनेस बढ़ाना। ग्रोथ मीन्स आपके प्रॉफिट्स का सालों साल और बढ़ना, दैट इज योर ग्रोथ। और ऐसा होगा आपके साथ, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, और ये सब पॉसिबल कब है, जब तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे। क्या बोला, कहीं पर भी इंसान की बात करी, क्योंकि इसमें इंसान आएगा ही नहीं, कोई डाउट है इसमें, एक बार देखो, अगर कुछ है तो फिर पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं तक करें, आज यहीं तक करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोला, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो।